नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS 2020 के बारे में। जो आपका पेपर होने वाला है DRDO MTS का 2020 में, उसके टायर 1 और टायर 2 एग्ज़ाम में जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। हालांकि टायर 1 एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन टायर 2 में तो आपका जनरल साइंस के कंप्लीट आपको जनरल साइंस ही देखने को मिलेगी। आपको बता दूं, ये क्लास एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए ये भी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तक आपको किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हम इस वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और 25 क्वेश्चंस के साथ, हर क्वेश्चन के साथ 3 से 4 इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, 20 मिनट का वीडियो होगा लगभग। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो आपके इस वीडियो से 100 क्वेश्चन जनरल साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट नंबर 2 है। आपको जैसा कि पता है, पार्ट 1 हमने करा दिया था कल। और आपको बता दूं, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और रेलवे के एग्ज़ाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए, और खासकर डीआरडीओ एमटीएस के एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। खास तौर पर जिन स्टूडेंट्स ने डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म भरा है, केवल वो ही उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और एसएससी एमटीएस वाले, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे वाले उसमें ग्रुप में ज्वाइन ना हो। सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस वाले ही ज्वाइन हो। वहाँ पर डीआरडीओ एमटीएस से रिलेटेड बात ही होती है। ऐसे सवाल ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और रोज़ शाम को 5 बजे एक क्लास होती है। फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि न्यू न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी होती है, इसमें साइंस की किस ब्रांच का स्टडी की जाती है? तो इसमें देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत, एक पूछा, इसका आंसर क्या है? शैवाल का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कवकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? कवक, कवक और शैवाल होते हैं, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। और कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है, विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो साइटोलॉजी में किया जाता है। और फाइकोलॉजी में किसका किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से एग्जाम में पूछने के लिए, आप इसका आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है विटामिन शब्द। जो आपका विटामिन शब्द है, इसकी खोज किसने की थी? जो आपका विटामिन शब्द है, विटामिन लिखा हुआ है, ये विटामिन, इसकी खोज किसने की थी इस शब्द की? तो इसकी खोज की थी फंक ने। किसने खोज की थी? फंक ने खोज की थी 1911 ईस्वी में। देखिए, 1911 ईस्वी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1911 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था? साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1911 में ही। और 1911 में ही वैज्ञानिक फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जिस स्टूडेंट ने मेरी कंप्लीट पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें भी बताया था। यानी कि मैं वीडियोज़ में क्या है, अपनी बातों को रिपीट करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है मेरी कि मैं बातों को रिपीट करता हूँ, जिससे आपको याद हो जाए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है विटामिन बी का नाम।
ओके। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स रोग। ये सूखा रोग होता है। कैसा होता है? सूखा रोग होता है, गले का रोग होता है विटामिन डी। ओके। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो विटामिन के है, विटामिन के है, इससे क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमना। रक्त के थक्के से रिलेटेड है ये। रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के कारण। ओके। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिनजाइटिस तनिका तानिका शोध नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तानिका शोध जो रोग है, मेनिनजाइटिस जो रोग है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। देखिए ये जिस तरीके से मस्तिष्क ऐसे होता है, इस तरीके से ये मस्तिष्क है, तो यहाँ पर एक पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है ये मस्तिष्क का, और इसको बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। सेरेब्रम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क में, मानव के इस पूरे पार्ट में, कंकाल तंत्र में, ऊपर देखा जाए, हेड में, सिर में, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल 8 हड्डियां होती है मानव के मस्तिष्क में। ओके। तो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम बोलते हैं। और मानव के हेड में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। देखिए अभी मैं तो आपको बता ही रहा था, अभी बता रहा था मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है। इसमें लिखा है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। जो हेपेरिन होता है ये होता है विटामिन के। क्या होता है? विटामिन के होता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है, इस विटामिन के को ही हेपेरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेपेरिन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो पहले ही हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? देखिए 3 टाइप होती हैं गर्म करने की, 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है संवहन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, संवहन। दूसरा होता है चालन, संवहन, चालन, और एक और होता है, चलिए यही 2 क्वेश्चन आप 2 ही पूछे जाते हैं आपसे ज़्यादातर, संवहन, चालन, और एक तीसरा और होता है। तो संवहन में और चालन में क्या अंतर है? जो चालन होता है ये एक तरीके से धातुओं में होता है। जैसे लोहे के टुकड़े को आप जैसे घर पर रोटी बनाते हैं तो चिमटा होता है। क्या होता है? चिमटा होता है। चिमटा, तो चिमटा यहाँ से गर्म होता है, लेकिन हमें उसकी गर्माहट यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर भी हाथ में भी पता चलती है कि चिमटा गर्म हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है चिमटा जब। तो यहाँ पर वो कंडक्शन के तहत, कंडक्शन के तहत यानी कि चालन के तहत अणुओं से अणुओं की ऊर्जा को आगे भेजकर, अणुओं से ऊर्जा का विस्थापन करके, अणुओं से ऊर्जा का विस्थापन करके क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। और ये किसमें होता है? धातुओं में होता है। ओके। तो चाय बनाने के लिए किसमें? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन द्वारा पानी गर्म हो जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी किस विधि से गर्म हो जाता है? कन्वेक्शन। और जो संवहन होता है ये गैसेस में भी हो जाता है। किस में हो जाता है? गैसेस में भी हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़े, इसमें मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और बता दिए। ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन हो चुका है, कल भी कराया था मैंने, रिपीट होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कौन सी गैस आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। कौन सी गैस आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कौन सी है? क्वांटोसोम, क्वांटासोम क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। हरे पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की यूनिट होती है, यूनिट का मतलब, इकाई का मतलब होता है जिसमें उसे मापा जाता है, क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हरे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण उनका किस समय सबसे ज़्यादा होता है? यानी कि सूर्य पूरब से पश्चिम तक पहुंचता है, तो सूर्य के पूरब से पश्चिम तक पहुंचने में वो कई रंगों में प्रदर्शित करता है, अपने कई रंगों को दिखाता है। जब सुबह आता है तो लाल, शाम को भी लाल, और दोपहर को थोड़ा सा पीला, फिर सफ़ेद भी होने लगता है। तो कौन से समय जो सूरज है
किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। तो आपको बता दूं, लाल रंग में। कौन से रंग में? लाल रंग में। जो लाल रंग होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग में होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखिए मैं समय नहीं गवाऊंगा वीडियो में, और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है पृथ्वी का घनत्व। ओके, अब आपसे पूछा जाता है पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है पृथ्वी की? तो ये होती है 6400 किलोमीटर। क्या है? 6400 किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? 6400 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछने को मिलता है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? पलायन वेग का मतलब क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब किसी वस्तु को हम अगर आकाश की ओर ऐसा फेंकें कि वो वापस कभी लौट कर ही ना आए, तो उसे बोलते हैं पलायन वेग, यानी एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई वस्तु को फेंकेगा तो उसे बोलते हैं पलायन वेग, यानी एस्केप वेलोसिटी। यानी पृथ्वी पर इसका मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है इसके पलायन वेग का मान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या है? तो चंद्रमा पर लगभग 2.4 के करीब है, जो कि 1/6 है किसका? पृथ्वी के पलायन वेग का। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? इसका सही उत्तर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका कारण है, देखिए ये जो पृथ्वी होती है ये क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किसकी ओर? पूरब की। ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। ओके, तो जो अर्थ है वो इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूमती है। तो जो सूर्य है वो हमेशा पूरब से ही निकलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो बाष्पोत्सर्जन की दर होती है, रेट होती है, उसको किसके द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर के द्वारा। ओके, इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड, तो Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आपसे नॉर्मल भी पूछ लिया जाता है कि नमक का क्या होता है, तो आपको पता होगा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। सदु सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? ये होता है H2SO4। रसायनों का राजा कहते हैं इसे, ओके, तो ये भी आपसे पूछा जाता है H2SO4। एक पूछा जाता है HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी, इसका भी सूत्र पूछ लिया जाता है आपसे। NaHCO3 बेंजोइक धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? अच्छा, विटामिन के किससे संबंधित होता है? मैंने आपको बताया था, रक्त का थक्का न जमना, इससे रिलेटेड होता है विटामिन के। ओके, तो शरीर के किस अंग में इसका निर्माण होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा इसका निर्माण होता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? तो इसका सही सूत्र है, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर होता है। डार्क एवेंजर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ओके, तो इसमें भी कुछ खास नहीं था। अच्छा, ये पूछा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने को मिलता है कि जो कंप्यूटर की चिप्स होती है, जैसे चिप्स होती हैं जो आप बोलते हो मेमोरी कार्ड, तो उनमें कौन सी धातु लगी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, NTPC 2016 में भी आया था, और ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें कौन सी धातु होती है? तो इसमें सिलिकॉन की धातु होती है, सिलिकॉन अर्धचालक की धातु होती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? देखिए हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। और सोना जो होता है, सोना गोल्ड,
वो किस कैरेट में होता है, तो 24 कैरेट में उसको देखा जाता है। सोने की बात की जाएगी तो 24 कैरेट की बात की जाएगी। तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भार का मात्रक होता है। हीरे के भार का मात्रक यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड को अगर वेट किया जाए तो वही उसकी यूनिट होती है कैरेट। क्या होती है, कैरेट यूनिट होती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। देखिए गैल्वेनीकृत क्यों किया जाता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। जैसे ये कोई लोहे की छड़ है, अब इस पर हम जैसे बोलते हैं ना काई आ गई, काई आ गई, इसके टूटन फूटन जैसी हो जाती है स्थिति, तो इस पर एक परत चढ़ा दी जाती है। वो परत होती है जिंक की। किसकी होती है, जिंक की। और इसी को बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं, जिंक की परत होती है और इसी को बोलते हैं जस्तीकरण। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, जिंक का लेप होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 28 फरवरी को, अच्छा तो देखिए सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में, आपको बता दूं सीवी रमन जो हैं इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। क्या मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। और रमन प्रभाव की खोज के लिए ही इनको नोबेल प्राइज मिला है। और इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस साइंस डे मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, ये सीजीएल में इस बार पूछा गया था, एग्जाम में आया था। तो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, लेबर डे, मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपने लॉकडाउन में कोरोना वायरस में लेबर डे से रिलेटेड बातों को देख लिया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। 7 नवंबर 1888, तो सीवी रमन का ही जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गॉइटर यानी गलगंड की बीमारी के लिए किया जाता है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड रोग हो जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर का कार्य क्या है। देखिए विद्युत मोटर जो होती है, कभी कभी हम इसको डायनामो भी बोल देते हैं। डायनामो कल भी मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर। तो देखिए डायनामो का मतलब होता है एक तरीके से, विद्युत मोटर का मतलब होता है हम बोल देते हैं जनरेटर। सॉरी, डायनामो नहीं होता, डायनामो अलग चीज़ होती है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। जैसे आपने अपने और पास कहीं जो गेहूं को पीसने वाली चक्की होती है, क्या होती है, चक्की, और जो लाइट के द्वारा चलती है, करंट के द्वारा चलती है, वो चक्की की बात कर रहा हूँ। तो जो चक्की होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को पाती है और आपको क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में उसका रूपांतरण करके देती है। ओके, क्या करके देती है, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में रूपांतरण करके देती है। तो यही विद्युत मोटर का कार्य होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। देखिए जो पोलराइजेशन होता है, इसके कारण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं ये तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये कौन सी तरंग होती हैं, तो ये होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। कौन सी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लंबवत होती हैं, और ये प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं ये तीनों माध्यम में हो सकती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में हो सकती हैं, धातु में भी हो सकती हैं, ये गैसेस में भी हो सकती हैं ये। ओके, और जो प्रकाश तरंग है ये अनुपस्थ होने का प्रमाण पोलराइजेशन यानी ध्रुवण से इनका मिलता है। इसका आंसर आपको पता ही चल गया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, वलय के वृत्त केंद्र पर होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। अच्छा, जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4 के करीब, लगभग एटलीस्ट 7.4 होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है टॉयलेट, जो आप टॉयलेट करने के लिए जाते हो तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो उसका पीएच वैल्यू होता है 6.4। क्या होता है, 6.4 होता है। और
पीएच वैल्यू के बारे में 2-3 बातें और बता देता हूँ। अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है, अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो वो उसे बोलते हैं न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। और पीएच वैल्यू शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से पीएच मान कम है, अगर 7 से कम है तो इसको हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय, एसिड बोलते हैं। और 7 से ज़्यादा है तो इसे बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। 7 से कम अम्लीय एसिड, 7 पर उदासीन न्यूट्रल वाटर होता है, और 7 से ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं क्षारीय, यानी कि एल्कली बोलते हैं। ओके, तो ये भी आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एज अ टाइप ऑफ कार्बन होता है और कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह गति प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए, जो ग्रहों की गति के जो 2 नियम दिए गए हैं, 2 नियम दिए गए हैं ग्रह की गति के, कक्षीय चालका नियम और एक और नियम है। तो ये दोनों केपलर ने दिए थे, कॉपलर नहीं, इसके केपलर बोलते हैं, केपलर के नियम, केपलर के नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए, मैं बताता हूँ। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम, अच्छा, पाकिस्तान की ओर से परमाणु बम की धमकी आपने सुनी ही होंगी। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ये अनकंट्रोल्ड चेन होती है, अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित श्रृंखला होती है इसमें। और जो हाइड्रोजन बम है ये होती है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर ये आधारित होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होती है। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखिए, एक आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। ईंट पर नाच, क्या है? ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ओके, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे देखिए, यहाँ पर आंसर लिखा है, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा पर होता है 2.4 के करीब, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि पृथ्वी का 1/6 होता है। ये क्या होता है? पृथ्वी का 1/6 होता है। तो वहाँ पर जो गैसेस होती हैं उनका ऊष्मीय विक्षोभ ज़्यादा होता है। ये सबसे राइट आंसर है, बिल्कुल। ऊष्मीय विक्षोभ ज़्यादा होता है वहाँ पर। क्या होता है? ऊष्मीय विक्षोभ ज़्यादा होता है। तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण वहाँ पर जो गैसेस हैं वो ठहर नहीं पाती, और वो क्या है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर यही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेल्युलर एल्गे का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरेला का उपयोग। ओके, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप इसे याद कर लो, बिल्कुल रट लो। आइसोप्रीन का ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 3-4 बार आया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर किस प्रकार का बहुलक, किसका बहुलक है, पॉलीमर है? तो आइसोप्रीन का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ आपको। देखिए, जो ब्लड होता है, यानी कि खून होता है, ब्लड होता है, ब्लड में
55% प्लाज्मा होता है। क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है। रक्त के अंदर, खून के अंदर 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ओके। और जो प्लाज्मा होता है इसका 90% इसमें वाटर होता है, यानी कि पानी की मात्रा होती है एक तरीके से लगभग। तो द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा ही कहलाती है। आपने देखा भी होगा, अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने प्लाज्मा डोनेट की बात कही थी। प्लाज्मा डोनेट कीजिए, इसकी आवश्यकता है। कोरोना वायरस के जो इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ रही है। प्लाज्मा थेरेपी लेकर आए थे और काफ़ी तौर पर उसे सक्सेस भी इसमें मिली थी, प्लाज्मा थेरेपी के अंदर। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ पर इसके बारे में जिक्र भी किया गया है, तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? देखिए, एक होती है एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और एक होती है डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और इसे बोलते हैं दिष्ट धारा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई यंत्र एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है, क्वेश्चन पर आएंगे भी, अगर कोई एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है, उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं, यानी कि दिष्टकरण। क्या बोलते हैं? दिष्टकरण बोलते हैं। ओके, अच्छा जी। अब जो एसी करंट को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिष्टकरण, रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने वाला, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। एसी टू एसी ही कन्वर्ट करे, एसी से एसी में, लेकिन इसकी वोल्टेज को, मान लीजिए कि 10,000 वोल्टेज की करंट आ रही है, आपको चाहिए गाँव में 220 वोल्ट की करंट चाहिए, तो 10,000 वोल्ट की करंट को 220 वोल्ट में एसी से एसी में ही कन्वर्ट करना, ये कार्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या कार्य, किसका कार्य होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो तार के अमीटर द्वारा, हॉट वायर द्वारा की जाती है। इसकी गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी इसको मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर, ये भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है। अमीटर इसका सही आंसर है। ओके, तो आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, वही 22 लगभग ये 28 मिनट के करीब, 29 मिनट के करीब का वीडियो है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर 25 क्वेश्चन किए, मैंने उनसे रिलेटेड 4-5 बातें की, तो ये क्वेश्चन लगभग 100 के करीब हो गए एक वीडियो में। सोच कर देखिए, 25 से 30 मिनट की वीडियो के अंदर आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अगर आपने इस क्लास को 20 दिन भी भूल कर भी ले लिया तो आपके क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसका फोटो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। DRDO MTS इस बार पार करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।